नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी बात चल रही है भारत की ज्योग्राफी, और भारत की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जलवायु की। और भारत की जलवायु में MCQ टाइप की 2 क्लासें अपनी हो गई हैं और आज कंटिन्यू अपनी तीसरी क्लास है। तो देखो, जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं क्लाइमेट से संबंधित आज तक की एग्जाम में आए हुए, उनकी बात करेंगे हम। चलो उनसे प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कब की बात कर रहा है? शीत ऋतु की बात कर रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु की बात करें तो मैंने कल बताया था आपको कि भारत में 2 प्रकार की मानसूनी शाखाएं आती हैं। एक तो होती है दक्षिणी पश्चिमी और एक होता है उत्तरी पूर्वी। तो देखो, ये तो चलती है शीतकाल में और ये चलती है दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकाल में। लेकिन इसके अलावा मैंने बात की थी कि भूमध्य सागर से मानसूनी पवनें चल के आती हैं और वह भारत में वर्षा करती हैं। बल्कि भारत के किस क्षेत्र में वर्षा करती हैं? वो उत्तरी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। और वह पवनें कहाँ से चलकर आती हैं? भूमध्य सागर से चलकर आती हैं और अपनी आर्द्रता ग्रहण करती हैं कैस्पियन सागर से। उन्हें बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। किस नाम से बोला जाता है? पश्चिमी विक्षोभ से। और देखो, इस पश्चिमी विक्षोभ से भारत में जब वर्षा होती है तो उन वर्षा की बूंदों को बोला जाता है गोल्डन ड्रॉप। इस नाम से जाना जाता है गोल्डन ड्रॉप या सोने की बूंदे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब शीतकाल में अर्थात शीत ऋतु में यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ करता है तो यहाँ गेहूं की फसल को सर्वाधिक क्या पहुंचता है? लाभ पहुंचता है। तो देखो, ये पवनें तो कौन सी हो गई? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। और ये कौन सी हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। और ये कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। अब देखो, शीतकाल में 2 प्रकार से वर्षा होती है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ से, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी मानसून, या इसे ही बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून किस नाम से जाना जाता है? लौटते हुए मानसून से। तो देखो, लौटते हुए मानसून से हमारे भारत में उत्तरी भाग में वर्षा नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह पवनें स्थलीय भाग से चल के आती हैं, तो इस स्थलीय भाग में इनमें आर्द्रता न होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही म्यांमार को ये पवनें क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं तो बंगाल की खाड़ी से क्या ग्रहण करती हैं? आर्द्रता ग्रहण करती हैं। और आर्द्रता ग्रहण करने के यहाँ पर तमिलनाडु की पहाड़ियों से टकराती हैं। सेवरोय, पालनी, जावादी की पहाड़ियाँ या पूर्वी घाट से टकराती हैं और कोरोमंडल तट पर घनघोर क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। अब देखो, RAS प्री में 2023 में ये क्वेश्चन भी आया था कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो देखो, उसमें कोरोमंडल तट आ जाए तो अलग बात है, और कोरोमंडल तट नहीं दे, समूह में पूछ ले तो तमिलनाडु आ सकता है। इसके बाद में ये भाग हो गया आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग। इसके बाद में ये भाग हो गया कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी भाग। और केरल की बात करेगा तो पूर्वी केरल की। समूह में पूछे तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्या पूछ रहा है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखो, शीत ऋतु में किससे वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। और कहाँ की बात कर रहा है? उत्तरी मैदानों की। और मैंने इस डायग्राम में क्या बताया कि लौटते हुए मानसून से शीतकाल में वर्षा सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? तमिलनाडु में। लेकिन उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पश्चिमी विक्षोभ। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद में बात करें कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से मेघालय में, इसके अलावा हिमालय के दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। इसके बाद में अरब सागर के मानसून से, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर रहा है। इसके बाद में देखो, लौटते हुए मानसून की बात करें तो मैंने अभी क्या बताया? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु कहाँ होती है? तमिलनाडु। और कई बार तो देखो, इतनी घनघोर वर्षा होती है कि शीतकाल में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां हमें बाढ़ भी देखने को मिलती है।
अब देखो इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। एएस जलवायु अर्थात शीतकालीन जलवायु। इसके बाद में भारत में शरदकालीन वर्षा होती है। देखो ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है कि एक तो शीतकाल में अर्थात शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा होती है। इसके अलावा पूछ रहा है कि भारत में शरदकालीन वर्षा अर्थात भारत में शरदकालीन वर्षा दो क्षेत्रों में होती है, एक तो तमिलनाडु में और एक इसमें उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो देखो उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत में अपना आ जाएगा कौन, पंजाब, और लौटते हुए मानसून से वर्षा कौन कर रहा है, किस क्षेत्र में हो रही है, तमिलनाडु में। तो देखो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अपना 2 नंबर। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब तो वर्षा किससे प्राप्त करता है, पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद में तमिलनाडु की बात करें अब देखो कई बार आपको एक सिंगल राज्य भी दे देगा और यहां समूह में दे दिया दोनों को कि शीतकालीन वर्षा होती है, समूह दे दिया दो दो का। तो तमिलनाडु में किससे वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कथन और कारण दे रखा है कि भारत के उत्तरी मैदान में, इसकी बात कर रहा है, उत्तरी मैदान की बात कर रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों अर्थात शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है या कुछ वर्षा हो जाती है। देखो जाड़े के दिनों में अर्थात शीत ऋतु में दिसंबर जनवरी के आसपास जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी मैदानों में कुछ वर्षा होती है। इसके बाद में कारण दे रखा है कि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। देखो बात ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, लेकिन जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय नहीं होता, इसका उत्तरी मैदानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है वह आर क्या है, गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, या देखो इसमें अगर एक बात और देखें तो दोनों बातें भी सही हैं कि जाड़े में अर्थात शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, सक्रिय होता है। लेकिन ये बातें दोनों सही हैं, लेकिन क्या नहीं करते, व्याख्या नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रतिचक्रवातीय स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। देखो मैंने पहले तो क्या बताया कि जहां हाई प्रेशर होगा अर्थात वायुदाब ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जहां लो प्रेशर होगा अर्थात वायुदाब कम होगा वहां तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी तापमान कम होगा। देखो जहां हाई प्रेशर होगा वहां तापमान कम होगा, जहां लो प्रेशर होगा वहां टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात इन दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये, अब देखो 2 दशाएं बनती हैं, एक तो होता है चक्रवात और एक होता है प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात। अब देखो इनमें अंतर क्या है, तो इनके अंतर की हम बात करें कि जैसे मान लो यह है किसी क्षेत्र का केंद्र है, तो चक्रवात में तो क्या होता है कि केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब। यहां कैसी स्थिति होगी, लो प्रेशर, कैसा होगा, लो प्रेशर। लेकिन प्रतिचक्रवात की बात करें हम, प्रतिचक्रवात के केंद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर होने के कारण यहां केंद्र से हवाएं किस तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। कहां जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो यहां तो मौसम साफ होगा, लेकिन जैसे मान लो चक्रवात की बात करें तो यहां केंद्र में लो प्रेशर है और बाह्य परिधि पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो यहां हवाएं कहां आएंगी, केंद्र की ओर आएंगी। तो यहां कौन सी स्थिति बन जाएगी, चक्रवात की। तो यह चीज ध्यान रखना है कि चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है, बल्कि प्रतिचक्रवात के केंद्र में क्या होता है,
हाई प्रेशर होता है। अब अपने प्रश्न में भी यही बोल रहा है कि शीत ऋतु में तब बनती हैं प्रति चक्रवातीय दशाएं जब वायुमंडल में दाब उच्च होता है, अर्थात हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर अर्थात वायुताप क्या होगा, निम्न होगा। बात सही है कि जहां हाई प्रेशर होगा वहां तापमान क्या हो जाएगा, कम, इसीलिए प्रति चक्रवातीय स्थितियां बनती हैं। इसके बाद में हम बात करें कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। देखो किसकी बात कर रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा से अर्थात शीतकाल में जो वर्षा होती है निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लो भारत के उत्तरी क्षेत्र में जैसे ही शीत ऋतु में वर्षा होती है तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, किसकी स्थिति बन जाएगी, हाई प्रेशर की स्थिति अर्थात निम्न तापमान क्या हो जाएगा, निम्न। तो यहां से प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाएंगी। कैसी दशाएं बन जाएंगी, प्रति चक्रवातीय, अर्थात कथन व कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की क्या कर रहा है, व्याख्या करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की जलवायु है, देखो भारत की जलवायु को दे रखा है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और इसके अलावा मानसूनी जलवायु। तो देखो हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा था तापमान के आधार पर, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध और इसके अलावा शीत कटिबंध। अपना भारत 2 कटिबंधों में होते हुए भी भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में हिमालय स्थित है और हिमालय स्थित होने के कारण काराबुरान अर्थात साइबेरिया से चलकर जो ठंडी पवनें आती हैं उनको वह रोक लेता है और उनको भारत में प्रवेश नहीं करने देता। अब देखो वो ठंडी पवनें भारत में अगर प्रवेश नहीं करेंगी तो तापमान, भारत के तापमान को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी अर्थात टेम्परेचर को नहीं गिरा पाएंगी, इसलिए भारत में उच्च तापमान बना रहता है। तो मुख्य रूप से भारत की जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय तो है ही, अर्थात उष्ण कटिबंधीय तो है ही है, इसके साथ में कैसी है, मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस जलवायु वैज्ञानिक के अनुसार विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। देखो एक जलवायु वेता है या जलवायु वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु हमें भारत में देखने को मिलती है। तो देखो भारत की जलवायु की बात करें तो कैंडोल नाम के जलवायु वेता थे, उन्होंने सबसे पहले भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा और 5 भागों में उन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को काम में लिया। किनको काम में लिया, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को काम में लिया, ए बी सी डी और ई, अर्थात यहाँ है मेगा थर्मल, इसके बाद में जीरोफाइट या मरुद्भिद है, किस्टोथर्मल है, कुट्टोथर्मल और इसके बाद में माइक्रोथर्मल। तो देखो इसकी बात करें कि सबसे पहले मैक्रोथर्मल। अब देखो ये 5 जलवायु होगी, ए बी सी डी और ई, इन सभी जलवायुओं का वर्गीकरण हमें भारत में देखने को मिलता है और कोपेन ने भी इन्हीं अक्षरों को काम में लिया और कोपेन की जब हम बात करेंगे भारत की जलवायु की थ्योरी में तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो ये कौन कह रहा है कि किस जलवायु वैज्ञानिक के अनुसार विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती हैं, तो ये कौन कहता है, मार्सडेन। कौन कह रहा है, मार्सडेन कह रहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करें कि एक नाम और है ब्लैंकफोर्ड। कौन है, ब्लैंकफोर्ड। और ब्लैंकफोर्ड कहता है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, अर्थात ये तो भारत की बात कर रहा है लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप नाम दे दिया इसने, उपमहाद्वीप, अर्थात उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सबको भी इसमें क्या कर दिया, शामिल कर दिया। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि आम्र वर्षा या मैंगो सावर किस राज्य में देखने को मिलती है। तो देखो ग्रीष्म ऋतु के हम मानसून की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में
मानसून वर्षा ऋतु आने से पहले तूफान के साथ कभी कभी भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, उसे बोला जाता है प्री मानसूनी वर्षा। तो जब प्री मानसून की वर्षा होती है तो केरल व कर्नाटक राज्य में आम की फसल जल्दी पककर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, और उसे ही बोला जाता है आम्र वर्षा या मैंगो सावर। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, कर्नाटक व केरल में। अब देखो, यह प्री मानसून की वर्षा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होती है और वहां उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखो, अलग अलग नाम की बात करें तो इसके अलावा एक नाम आता है कपासी वर्षा। इसके बाद में चेरी ब्लॉसम। इसके बाद में हम बात करें बारदोली छीड़ा। इसके बाद में हम बात करें नार्वेस्टर। ये प्री मानसून की वर्षा के अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग नाम है। अब देखो, किस वर्षा को किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है उसकी हम बात करें तो देखो, कपासी वर्षा महाराष्ट्र में, कहाँ देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में। और प्री मानसून की वर्षा जल्दी होती है तो कपासी वर्षा अर्थात कपास की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। इसके बाद में हम बात करें चेरी ब्लॉसम। तो देखो, चेरी ब्लॉसम की बात करें तो यह हमें कर्नाटक और कहां देखने को मिलती है, केरल में। और यह चेरी ब्लॉसम क्यों बोली जाती है, क्योंकि यह वर्षा कॉफी की फसल के लिए, कॉफी की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक। इसके बाद में हम बात करें बारदोली छीड़ा। तो बारदोली छीड़ा प्री मानसून की वर्षा को असम में बोला जाता है। कहां बोला जाता है, असम में। और यह किसकी कृषि के लिए लाभदायक है, चाय की कृषि के लिए। किसकी कृषि के लिए, चाय की कृषि के लिए। इसके बाद में हम बात करें नार्वेस्टर की। तो देखो, नार्वेस्टर जो पवन है वह न्यूजीलैंड में चलती है, लेकिन यहां किसकी बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है अपने भारत की। और भारत में इसे बोला जाता है किस क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल से लगा हुआ झारखंड, इसके अलावा बिहार, इसके अलावा हम बात करें उड़ीसा। इन क्षेत्रों में प्री मानसून की वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सर्वप्रथम जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था। तो देखो, यहां पर हम बात करें कि वैसे विषयों की बात करें तो सिर्फ 5 भाग बताए थे केंडोल ने। इसके अलावा सुव्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से इन जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था किसने, कोपेन ने। किसने किया था, कोपेन ने। तो देखो, विश्व स्तर पर तो किसने किया था, कोपेन ने। लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है, भारत की कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था। तो देखो, क्रमबद्ध अध्ययन की बात करें तो यह अध्ययन किया था H.E. ब्लैंकफोर्ड ने। किसने किया था, H.E. ब्लैंकफोर्ड ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, कोपेन के ने भारत की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा है, अर्थात कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा गया है। तो उसकी हम बात करें तो देखो, यहां पहले डायग्राम में बात करें कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है कोपेन के अनुसार AMW। किस नाम से जाना जाता है, AMW, अर्थात लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। इसके अलावा देखो, यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, इसे बोला जाता है BSHW, अर्थात अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसके बाद में हम बात करें, यह जो क्षेत्र है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कोरोमंडल तट पर, यह वाला क्षेत्र, यह कहलाता है AS जलवायु, अर्थात शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे ये वाला क्षेत्र है, अर्थात ये नीचे वाला ये क्षेत्र है AW, अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु।
इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करें, यह वाला क्षेत्र है जैसे यहां से हिमालय तक, और ये वाला क्षेत्र इसे बोला जाता है CWG, अर्थात शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु। इसके बाद में हम बात करें कि यहां पर दो भाग बनाए गए हैं, एक तो है BSHW और एक ये वाला भाग है, इसे बोला जाता है BWHW, अर्थात मरुस्थलीय जलवायु। ये कौन सी है? मरुस्थलीय जलवायु, और ये है स्टेपी जलवायु। इसके अलावा देखो एक ये नाम दिया है हिमालय वाला, इसे बोला जाता है ध्रुवीय जलवायु अर्थात ई जलवायु। इसके बाद में एक है DFC, कौन सी है? DFC अर्थात लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। तो देखो मुख्य रूप से कोपेन ने कितने भाग बताए? 8 भाग बताए, जिनकी हमने अलग अलग बातें की है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके विद्वानों या उनके नाम दिया हुआ है। तो इनकी बात करें कि तापीय संकल्पना, तो देखो तापीय संकल्पना की हमने प्रथम क्लास में बात की थी, किसने दिया था? एडमंड हेली ने। और एडमंड हेली ने तापीय संकल्पना के बारे में क्या बताया था कि तापमान व वायुदाब का कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इसके बाद में जेट स्ट्रीम की हम बात करें तो जेट स्ट्रीम का सिद्धांत दिया था MTN व येस्ट ने। इसके बाद में चक्रवातीय संकल्पना की हम बात करें तो चक्रवातीय संकल्पना दी थी स्पेट ने। किसने दी थी? स्पेट ने। इसके बाद में विषुवत रेखीय संकल्पना अर्थात ITCZ की संकल्पना, इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ITCZ की संकल्पना किसने दी थी? फ्लोन ने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। अपना आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो देखो दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चन लिए भारत की जलवायु से संबंधित, और टोटल क्वेश्चनों की बात कर ली है हमने लगभग 30-32 क्वेश्चनों की, और उन 30-32 क्वेश्चन में भी हमारे लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। और जलवायु से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पिछली एग्जाम में आए हुए थे। धन्यवाद।